हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम इनसाइड। आज हम देखेंगे 16 फरवरी 2025 के द हिंदू में आए हुए सभी आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और साथ ही में हर एक टॉपिक के पॉइंट वाइज नोट्स भी हम देखेंगे। वीडियो में बने रहे और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में कुल 11 आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि आया हुआ है महाकुंभ मेले के ऊपर। उसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है एमिड महाकुंभ रश 15 feared डेड इन स्टैम्पेड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। व्हाट हैपेंड। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ मेले के लिए कई यात्रियों की भीड़ के कारण स्टैम्पेड हो गई है। 15 लोग मारे जाने का डर है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। यह घटना पीक ट्रैवल हावर्स में हुई, जिससे यात्रियों में पैनिक और कन्फ्यूजन फैल गई। कॉजेज ऑफ स्टैम्पेड। महाकुंभ मेला हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। रेलवे स्टेशन पर ट्रैवल्स, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स की भारी भीड़ थी। ट्रेन डिले के कारण यात्री फ्रस्ट्रेट हो गए, जिससे धक्का मुक्की और झगड़े होने लगे। क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी अरेंजमेंट की कमी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इमीडिएट आउटकम। इमरजेंसी सर्विस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भेजा गया। रेलवे अधिकारियों और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने और स्थिति को सामान्य करने के लिए तैनात किया गया। लोगों को शांत करने के लिए अनाउंसमेंट की गई ताकि और घबराहट ना फैले। रिस्पॉन्स एंड एक्शन टेकन। रेलवे अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए। सुरक्षा बलों की संख्या को बढ़ाकर रेलवे स्टेशन पर आने वाली घटनाओं को रोकने की कोशिश की गई। ट्रेनों के शेड्यूल की समीक्षा की गई ताकि भीड़ कम हो सके। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के परिवार के लिए कंपनसेशन की घोषणा की। लेसन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रमुख धार्मिक आयोजनों के दौरान रेलवे स्टेशन पर बेटर क्राउड मैनेजमेंट, बड़ी भीड़ को संभालने के लिए मोर सिक्योरिटी पर्सनल, तीर्थयात्रियों के लिए सेपरेट वेटिंग एरियाज बनाए जाए ताकि प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ न हो। एडवांस टिकट बुकिंग व्यवस्था की जाए ताकि अंतिम समय में भीड़ न बढ़े। इमरजेंसी रिस्पांस टीम प्रमुख परिवहन हब्स पर तैनात हो। व्हाट इज़ महाकुंभ। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस इवेंट में से एक है। यह एक हिंदू पिलग्रिम है जहां लोग लाखों श्रद्धालुओं होली रिवर्स में टेक डीप करने के लिए एकत्र होते हैं। इस आयोजन को पापों से मुक्ति और स्पिरिचुअल लिबरेशन प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। व्हेन एंड वेयर इज इट हेल्ड। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित होता है। यह भारत के 4 स्थानों पर होता है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। फिर हरिद्वार गंगा नदी, उज्जैन शिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी। इम्पोर्टेंस ऑफ द इवेंट। पवित्र स्थानों से आत्मा की प्यूरिफिकेशन और लिबरेशन फ्रॉम पास्ट सिंस मिलती है। सेंट, साधुस और पिलग्रिम्स की उपस्थिति से यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन बन जाता है। इस आयोजन में प्रेयर्स, रिचुअल्स और स्पिरिचुअल डिस्कोर्स होते हैं। चैलेंजेस ऑफ क्राउड मैनेजमेंट। लाखों लोग इस आयोजन के लिए यात्रा करते हैं, जिससे ट्रेन, बसेस और रोड पर भारी भीड़ होती है। ट्रांसपोर्ट हब लाइक रेलवे स्टेशन अत्यधिक क्राउडेड हो जाते हैं, जिससे स्टैम्पेड और एक्सीडेंट होते हैं। अधिकारियों को इस भारी भीड़ को नियंत्रित करने और सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाने होते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है जम्मू कश्मीर मिलिटेंट लिंक्स।
तो परिचय क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी ने 3 सरकारी कर्मचारियों को आतंकी समूहों से संबंध रखने के आरोप में बर्खास्त कर दिया। यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज सी के तहत उठाया गया, जो राज्य सुरक्षा के हित में बिना जांच के बर्खास्ती की अनुमति देता है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों पर देशी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने का आरोप था। कौन थे बर्खास्त कर्मचारी? कर्मचारी की सटीक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार वे विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे थे। खुफिया एजेंसी ने उनके बैंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधों के प्रमाण पाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वे कट्टरपंथी प्रचार फैलाने या आतंकवादियों की मदद करने में शामिल थे। सरकार का इस कदम पर बचाव। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और सरकारी संस्थानों से कट्टरपंथी तत्वों को हटाने के लिए उठाया गया। निर्णय खुफिया रिपोर्ट्स और आतंकी सुरक्षा समीक्षा पर आधारित था। अधिकारियों का कहना है कि यह एक रोकथाम उपाय है जिससे सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध गतिविधियों में शामिल न हो सकें। विपक्ष का विरोध। विपक्ष इस कदम का विरोध क्यों कर रहा है? राजनीतिक दलों और अधिकार समूहों ने बर्खास्त की इस फैसले का जोरदार विरोध किया है। उनका कहना है कि बिना जांच के कर्मचारियों को हटाना मूल अधिकारों का उल्लंघन है। कुछ का मानना है कि सरकार बिना उचित कानूनी प्रक्रियाओं के व्यक्तित्वों को गलत तरीके से निशाना बना रही है। विपक्षी नेताओं के बयान। नेशनल कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस कदम की निंदा की और मनमाना और राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया। विपक्षी दलों ने इन फैसलों की पारदर्शिता की मांग की। मानवाधिकार समूहों ने उचित प्रक्रिया के अभाव में चिंता व्यक्त की है। कानूनी और राजनीतिक प्रभाव। आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज सी क्या है? यह अनुच्छेद सरकार को बिना औपचारिक जांच के एक सार्वजनिक सेवक को बर्खास्त करने की अनुमति देता है, यदि यह राज्य की सुरक्षा के हित में हो। इस प्रकार की बर्खास्तगी दुर्लभ होती है और मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और या आतंकवाद से संबंधित मामलों में उपयोग की जाती है। आलोचकों द्वारा उठाए गए चिंताएं। दुरुपयोग का डर। विपक्षी दलों का कहना है कि यह कानून सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। पारदर्शिता की कमी। आलोचकों का कहना है कि बिना उचित ट्रायल के निर्दोष लोगों को गलत तरीके से सजा मिल सकती है। कानूनी चुनौती। बर्खास्त कर्मचारी के द्वारा अदालत में न्याय की मांग की जा सकती है। भविष्य में संभावित घटनाक्रम। न्यायिक समीक्षा। यदि अदालत में चुनौती दी जाती है तो न्यायपालिका बर्खास्त के प्रमाण और कानूनी वैधता की जांच कर सकती है। अधिक बर्खास्तगी। सरकार आतंकी संबंधियों में आरोप और कर्मचारियों को बर्खास्त करना जारी रख सकती है। राजनीतिक प्रभाव। यह कदम जम्मू कश्मीर प्रशासन और विपक्षी दलों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है यूरोप हेट स्पीच। इंट्रोडक्शन। व्हाट हैपन? जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अमेरिकी सेनेटर जेडी वेक्स की आलोचना की, जो यूरोप के घृणा भाषण और दूरदराज के अतिवादी विचारधारा के खिलाफ सख्त रुख पर टिप्पणी कर रहे थे। शोल्ज ने यूरोप के घृणा भाषण पर कानूनी प्रतिबंधों का बचाव किया, यह तक देखते हुए कि
ये लोकतंत्र और सामाजिक स्थिरता की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह बहस अमेरिका और यूरोप के बीच अतिवादी बयानबाजी और गलत सूचना को कैसे संभाला जाए इस पर मतभेदों को उजागर करता है। व्हाट डिड जेडी वांस से? तो जेडी वांस ने यह कहा कि जो ओहायो से अमेरिकी सेनेटर है, यूरोपीय घृणा भाषण कानूनों की आलोचना की, यह कहते हुए कि ये स्वतंत्र भाषण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारों को सार्वजनिक अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, चाहे वह भाषण विवादास्पद क्यों न हो। वेंस के विचार अमेरिकी रूढ़िवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो मानते हैं कि स्वतंत्र भाषण पर न्यूनतम प्रतिबंध होना चाहिए। स्कॉल्स ने वेल्स के तर्क को सख्ती से नकारते हुए कहा कि यूरोपीय घृणा भाषण पर प्रतिबंध हिंसा और अतिवाद को रोकने में मदद करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जर्मनी का ऐतिहासिक दायित्व है कि यह नाजी शासन के अनुभव के कारण घृणा प्रेरित विचारधारा को रोके। शोल्ज ने यह स्पष्ट कर दिया कि घृणा भाषण को सीमित करना स्वतंत्र भाषण को रोकने का नहीं, बल्कि स्वतंत्र को कट्टरवाद से बचाने का एक तरीका है। की इशू इज इन द डिबेट यूरोप अप्रोच टू हेट स्पीच एंड द फार राइट। कई यूरोपीय देशों ने, जैसे जर्मनी, फ्रांस और यूके ने घृणा भाषण और अतिवाद प्रचार के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। ये कानून होलोकॉस्ट के इनकार, हिंसा को उकसाने और नस्लीय या धार्मिक घृणा को रोकते हैं। यूरोपीय नेता यह तर्क करते हैं कि अनियंत्रित घृणा भाषण समाज में अशांति, भेदभाव और यहाँ तक कि आतंकवाद को जन्म दे सकता है। यूएस वर्सेस यूरोप, डिफरेंट व्यूज ऑन फ्री स्पीच। अमेरिकी कानून, पहला संशोधन। संयुक्त राष्ट्र में स्वतंत्र भाषण की व्यापक सुरक्षा है, यहाँ तक कि विवादास्पद या आहत करने वाली भाषण के लिए भी। घृणा भाषण अमेरिका में वैध है जब तक वह सीधे हिंसा या धमकियों को प्रेरित नहीं करता। यूरोपीय कानून, यूरोप में अतिवाद और सामाजिक अशांति को रोकने के लिए घृणा भाषण पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जर्मनी में दुनिया के कुछ सबसे कड़े घृणा भाषण कानून हैं, जिसमें होलोकॉस्ट के इनकार और नाजी प्रतीकों का उपयोग अवैध है। राइज ऑफ फार राइट मूवमेंट इन यूरोप एंड द यूएस। यह बहस उस समय हो रही है जब यूरोप और अमेरिका दोनों दूर दराज राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव बढ़ रहा है। शोल्ज और अन्य यूरोपियन नेता बढ़ते राष्ट्रवादी और आतंकवादी विचारधाराओं के प्रसार को लेकर चिंतित है। अमेरिकी रूढ़वादी जैसे वेंस यह तर्क करते हैं कि भाषण पर प्रतिबंध लोकतंत्र के लिए खतरा है, जबकि यूरोपीय नेता कहते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थानों को कट्टरपंथी खतरों से बचाने के लिए आवश्यक मानते हैं। व्हाट इज हेट स्पीच? डेफिनेशन। घृणा भाषण किसी भी प्रकार का संचार है जो किसी व्यक्ति या समूह को उनकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, यौन अभिविन्यास या विकलांगता के आधार पर हमला करती है, धमकी देती है या भेदभाव करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ हेट स्पीच: किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ जातिवाद या लिंगभेदी अपशब्द, किसी विशेष समूह के खिलाफ गलत या हानिकारक रूढ़िवादियाँ फैलाने वाले ऑनलाइन पोस्ट, जातीय या धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसा या घृणा को बढ़ावा देने वाली सार्वजनिक भाषण, आतंकवादी विचारों को न्यायसंगत
बनाने के लिए ऐतिहासिक अपराधों जैसे होलोकॉस्ट का इनकार। वाई इज हेट स्पीच कंट्रोवर्शियल। स्वतंत्र भाषण के समर्थक मानते हैं कि लोगों को किसी भी राय को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, भले ही वह आपत्तिजनक हो। आलोचक मानते हैं कि घृणा भाषण हिंसा, भेदभाव और सामाजिक अशांति को जन्म देता है। कानून देशों के अनुसार भिन्न होते हैं। यूरोप में घृणा भाषण पर सख्त प्रतिबंध है, जबकि अमेरिका स्वतंत्र भाषण की रक्षा करता है। पॉलिटिकल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन यूएस यूरोप रिलेशन। शोल्स और वेल्स के बीच की बहस। अमेरिका और यूरोपीय सरकारों के बीच स्वतंत्र भाषण, घृणा भाषण और अतिवाद आंदोलनों पर नीति भिन्नताओं को उजागर करती है। यह सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को घृणा भाषण और वैश्विक स्तर पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इस पर और मतभेदों का कारण बन सकती है। इम्पैक्ट ऑन इंटरनल पॉलिटिक्स इन जर्मनी एंड यूएस। जर्मनी में शोल्स का सख्त रुख उनकी सरकार के कट्टरवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। अमेरिका में रूढ़िवादी नेताओं जैसे वेंस भाषण पर सरकारी नियमन को कम करने के लिए समर्थन करते हैं, जो एक गहरी राजनीतिक विभाजन को दर्शाता है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। यूरोप में सख्त घृणा भाषण कानून सरकारें ऑनलाइन निगरानी और प्रवर्तन को बढ़ा सकती है। अमेरिकी रूढ़िवादी शायद वैश्विक नीति चर्चाओं में भाषण पर कम प्रतिबंधों की मांग करेंगे। अमेरिका और यूरोप नेताओं के बीच अतिवादी बयानबाजी को लेकर और कूटनीतिक टकराव हो सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है यूक्रेन यूएस डील्स। इंट्रोडक्शन। व्हाट हैपन। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन किसी भी शांति समझौते का स्वीकार नहीं करेगा जिससे उसकी सीधी भागीदारी नहीं होती। उनका यह बयान पश्चिमी देशों और रूस के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए संभावित गुप्त बातचीत की अफवाह और चर्चाओं के जवाब में था। ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि यूक्रेन में किसी भी शांति वार्तों में शामिल होना चाहिए तो उसके भविष्य को प्रभावित करेगी। वाई डिड ज़ेलेंस्की से दिस। गुप्त वार्ताओं पर चिंता। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ पश्चिमी राजनेता और कूटनीतिज्ञ रूस के साथ बैकडोर समझौते पर विचार कर रहे हो सकते हैं। यूक्रेन की संप्रभुता खतरे में। ज़ेलेंस्की यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा, सीमाओं और भविष्य के बारे में निर्णय केवल यूक्रेन की पूरी भागीदारी के साथ लिया जाए। रूस पर अविश्वास। यूक्रेन का मानना है कि यदि यूक्रेन की भागीदारी के बिना कोई समझौता हुआ तो यह रूस के पक्ष में हो सकता है और यूक्रेन की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। व्हाट डिड ज़ेलेंस्की स्पेशली सेज। उन्होंने यहाँ कहा कि यूक्रेन किसी भी समझौते को अस्वीकार कर देगा जो उसकी भौगोलिक अखंडता और संप्रभुता को प्राथमिकता नहीं देता। उन्होंने पश्चिमी सहयोगियों को चेतावनी दी कि यदि रूस के साथ बिना यूक्रेन के कोई समझौता किए गए तो यह यूक्रेन और उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच विश्वास को कमजोर कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने यह स्पष्ट किया है कि यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है और इस पर कोई समझौता नहीं करेगा। बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। द रशिया यूक्रेन वॉर। यह युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ
जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया। यूक्रेन को अमेरिका, नाटो और यूरोपीय संयुक्ता से सैन्य और वित्तीय सहायता मिल रही है। भारी संघर्षों के बावजूद यूक्रेन ने रूस के हमलों का प्रतिरोध करना जारी रखा है और कुछ खोए हुए क्षेत्रों को फिर से प्राप्त किया है। रोल ऑफ द यूएस एंड वेस्टर्न अलाइज। अमेरिका ने यूक्रेन को $1 बिलियन की सैन्य सहायता दी है, जिससे उन्नत हथियार और प्रशिक्षण शामिल है। कुछ पश्चिमी देशों ने शांति वार्ता को सुझाव दिया है, लेकिन यूक्रेन ने यह कहा कि रूस को पहले अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कूटनीतिक समझौते के बजाय मजबूत सैन्य समर्थन की बार बार मांग की है। कंसर्न ओवर सीक्रेट पीस डील्स। व्हाट आर दीज सीक्रेट डील्स? कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जाता है कि कुछ अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों ने रूस के साथ युद्ध विराम या शांति समझौता पर चर्चा की हो सकती है। इन समझौतों में भौगोलिक समझौते शामिल हो सकते हैं, जिसके बदले युद्ध विराम की शर्त हो। ज़ेलेंस्की को डर है कि यूक्रेन पर दबाव डाला जा सकता है ताकि वह अन्यायपूर्ण समझौता स्वीकार करे, जो दीर्घकालीन सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। यूक्रेन स्टैंड ऑन पीस टर्म्स। ज़ेलेंस्की ने यह जोर देकर कहा है कि कोई भी शांति वार्ता यूक्रेन की पूरी भागीदारी के बिना नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन चाहता है कि रूस सभी ऑक्युपेट क्षेत्रों से पहले हटे, फिर की वार्ताओं की शुरुआत होनी चाहिए। कीव ने पश्चिमी सहयोगियों से मजबूत सुरक्षा गारंटी की मांग की है, बजाय एक जल्दी किए गए समझौते के। रिएक्शन एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। यूएस एंड नाटो रिस्पॉन्स। अमेरिका आधिकारिक रूप से यूक्रेन के रुख का समर्थन करता है, लेकिन उसे संघर्ष को कम करने के लिए कोई रास्ता खोजने के दबाव का सामना हो सकता है। नाटो के देशों में मतभेद है। कुछ चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध जारी रहे, जबकि अन्य शांति विकल्पों की खोज में विश्वास रखते हैं। रशिया पोजीशन। रूस को गुप्त वार्ताओं से लाभ हो सकता है, क्योंकि यह पश्चिमी देशों पर दबाव बना सकता है कि वे यूक्रेन के लिए समर्थन कम कर दें। क्रेमलिन ने उन क्षेत्रों को बरकरार रखने पर जोर दिया है जिन्हें उसने कब्जा कर दिया है, जो यूक्रेन के लिए स्वीकार्य नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ द यूक्रेन फ्यूचर। यदि गुप्त समझौते होते हैं तो यूक्रेन का पश्चिमी सहयोगी पर विश्वास कमजोर हो सकता है। एक मजबूर समझौता रूस को फिर से संगठित होने और भविष्य में हमले करने का अवसर दे सकता है। ज़ेलेंस्की का गुप्त समझौते के खिलाफ मजबूत विरोध यूक्रेन के पूर्ण संप्रभुता के लिए संघर्ष को दर्शाता है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। मोर मिलिट्री सपोर्ट और डिप्लोमेसी। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को हथियार और धन के साथ समर्थन जारी रख सकते हैं, बजाय शांति वार्ताओं की दिशा में कदम बढ़ाने के। अगर युद्ध जारी रहता है तो कुछ देश यूक्रेन पर दबाव डाल सकते हैं कि वह वार्ता शुरू करे, चाहे ज़ेलेंस्की का रुख कुछ भी हो। विल पीस टॉक्स हैपन? अगर यूक्रेन सैन्य सफलता प्राप्त कर लेता है तो वह शांति के आधार पर बातचीत कर सकता है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो गुप्त वार्ताओं का दौर बंद दरवाजे के पीछे बढ़ सकता है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है फॉरेनर बिल। तो
विदेशी बिल एक ऐसा कानून है जो यह बताता है कि कौन सा व्यक्ति किस देश में विदेशी माना जाएगा और वह कैसे वहाँ प्रवेश कर सकता है, उससे क्या अधिकार होंगे, और अगर वह अवैध तरीके से वहाँ है तो उसे कैसे वापस भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य सरकार को आव्रजन को सही तरीके से नियंत्रित करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने और विदेशी श्रमिकों, शरणार्थियों और वीज़ा नीतियों पर निगरानी रखने में मदद करता है। पर्पस ऑफ द फॉरेनर बिल, यह कानूनी और अवैध आवाजक को परिभाषित करता है। यह वीज़ा के नियम, नागरिकता और नीतियों को निष्पादन के तरीके तय कराता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह विदेशी नागरिकों पर नज़र रखने में मदद करता है। इसके साथ ही यह कानूनी आवेदन और शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। की प्रोविजंस इन फॉरेनर बिल जनरल। वीज़ा और परमिट नियम, यह बताता है कि कौन से देश में प्रवेश कर सकता है और कितने समय तक रह सकता है। निवासित नीतियाँ, यह कहता है कि यह तय कर सकता है कि अवैध प्रवासियों को उनके देश में भेजने की प्रक्रिया कैसी होगी। काम और निवास परमिट, विदेशी नागरिक काम कर सकते हैं या बस सकते हैं। इसके लिए क्या शर्तें होंगी। निगरानी और ट्रैकिंग, सरकार के पास विदेशी नागरिकों की निगरानी करने की क्षमता होती है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। शरणार्थी और शरण नियम, यह उन लोगों के लिए है जो युद्ध या उत्पीड़न से बचने के लिए शरण चाहते हैं। Why is a new bill on foreigners coming? नीड फॉर अ न्यू बिल, आधुनिक समस्या का सामना करने के लिए कई देशों को अपनी आवाजन नीतियों को अपडेट करना पड़ा है, जैसे सुरक्षा खतरे, अवैध आवाजन और श्रमिकों की आवश्यकता। नया बिल पुराने कानूनों को बदलने का उद्देश्य रखता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विदेशियों को निगरानी बेहतर तरीके से हो सके। सरकारें यह चाहती है कि अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए सख्त नियम हो, लेकिन वही कानूनी आयोजन से देश को आर्थिक लाभ भी मिले। की रीजन फॉर द न्यू बिल, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, आतंकवाद और अवैध गतिविधियां जो अवैध विदेशियों से जुड़ी होती है। विदेशी नागरिकों की बेहतर निगरानी की आवश्यकता। जो लोग अपराधों में शामिल हैं उनका जल्दी निर्वासन। इलीगल इमिग्रेशन इशू, अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ने से आवाजन सेवाओं पर दबाव बढ़ सकता है। अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सख्त सीमा नियंत्रण। मानव तस्करी और नकली वीज़ा के लिए कठोर सजा। इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, खासकर प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और व्यवसाय क्षेत्रों में। बेहतर वर्क वीज़ा नीतियाँ ताकि विदेशी निवेश और प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। स्थानीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विदेशी श्रमिकों का सही तरीके से नियमन। अपडेटिंग आउटडेटेड लॉज, कई पुराने विदेशी कानून अब आधुनिक समस्याओं का हल नहीं दे सकते। अब हमें डिजिटल ट्रैकिंग और बायोमेट्रिक डेटा प्रणालियों का उपयोग करना है। शरणार्थियों और शरण पर स्पष्ट नियमों की आवश्यकता है। एक्सपेक्टेड फीचर्स ऑफ द न्यू फॉरेन बिल, स्ट्रिक्टर बॉर्डर एंड इमिग्रेशन कंट्रोल, हवाई अड्डों, बंदरगाह और सीमा पर अधिक जांच, अवैध प्रवासियों के लिए कड़ा जुर्माना या सजा, बायोमेट्रिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बेहतरीन निगरानी प्रणाली, फास्टर
डिपोर्टेशन एंड लीगल एक्शन। अवैध प्रवासियों को जल्दी से देश के बाहर भेजने की प्रक्रिया। जिन लोगों ने वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई। क्लियरर वर्क एंड वीज़ा रेगुलेशन। कुशल पेशेवरों के लिए आसान वीज़ा प्रक्रिया। अवैध श्रमिकों के लिए सख्त नियम ताकि स्थानीय नौकरियों की रक्षा हो सके। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले परमिट और उनके प्रोत्साहन। बेटर प्रोटेक्शन फॉर रेफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स। यह स्पष्ट करेगा कि कौन शरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए योग्य है। अवैध प्रवासियों के द्वारा शरण कानूनी का दुरुपयोग रोकने में उपाय। स्ट्रॉन्गर नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स। सभी विदेशी आवेदकों के लिए कड़ी बैकग्राउंड चेक। उनके पास अपराध रिकॉर्ड है उन्हें देश में प्रवेश की अनुमति नहीं होंगी। संवेदनशील गतिविधियों में शामिल विदेशियों की बड़ी निगरानी। इम्पैक्ट ऑफ द न्यू बिल ऑन फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन। कानूनी आयोजक करने वाले को बेहतर तेज और प्रक्रिया का फायदा होगा। अवैध प्रवासियों को कड़ी निर्वासन के नियमों का सामना करना पड़ेगा। शरणार्थियों को सुरक्षित किया जाएगा लेकिन सख्त नियम लागू होंगे। और नेशनल सिक्योरिटी। विदेशी नागरिकों की निगरानी करने से अपराध और सुरक्षा जोखिम कम होंगे। अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होंगी। ऑन द इकोनॉमी एंड वर्कफोर्स। कुशल पेशेवरों की बढ़ती संख्या आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है। जिन उद्योगों को प्रवासी श्रमिकों की आवश्यकता है उन्हें श्रम की कमी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय को कानूनी नियमों के तहत विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने में ज़्यादा खर्च आ सकता है। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। ह्यूमन राइट इशू। कठोर निर्वासन कानूनों से शरणार्थियों और शरण सीकर्स के साथ अमानवीय व्यवहार हो सकता है। अगर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हो सकती है। ब्यूरोक्रेटिक एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। विदेशी नागरिकों को ट्रैक करने के लिए उनकी निगरानी करना बड़ी तकनीकी निवेश की मांग करता है। वीज़ा बैकलॉग और शरण आवेदन धीमे हो सकता है। इकोनॉमिक एंड लेबर मार्केट कंसर्न। विदेशी श्रमिकों के लिए कठोर वीज़ा नियम कुछ उद्योगों में श्रमिकों की कमी के कारण बन सकते हैं। यदि वीज़ा नीति बहुत सख्त हो जाती है तो कुशल नौकरियों को भरने में परेशानी हो सकती है। फ्यूचर आउटलुक। विल दिस बी पास इजीली। ऐसे कानून को पेश करने पर राजनीतिक विरोध और कानूनी चुनौतियों का सामना हो सकता है। अगर यह पास होता है तो इससे लागू होने में कई साल लग सकते हैं। विल इट मेक इमिग्रेशन ईजियर और हार्डर। कुशल पेशेवरों और कानूनी आयोजन करने वालों के लिए यह अधिक आसान और संचालित हो सकता है। अवैध प्रवासियों के लिए यह पहले से अधिक ज़्यादा कठिन होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है रशिया कैंसर वैक्सीन। इंट्रोडक्शन। रूस द्वारा विकसित कैंसर वैक्सीन एक थेरेपेटिक वैक्सीन है जिसे शरीर में इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। यह वैक्सीन पारंपरिक वैक्सीन से अलग है क्योंकि यह मौजूदा कैंसर कोशिकाओं पर काम करती है न कि उन बीमारियों को रोकने के लिए जो पहले से नहीं आई है। पर्पस ऑफ द वैक्सीन।
इस वैक्सीन को मुख्य उद्देश्य कैंसर का इलाज करना है, न कि उसे रोकना। इम्यून सिस्टम को इस तरीके से प्रशिक्षित करती है कि वह कैंसर कोशिकाओं को पहचान सके और उन्हें नष्ट कर सके। इसके अलावा यह कैंसर के पुनः होने के खतरे को भी कम कर सकती है। इसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन और अन्य कैंसर उपचार के साथ साथ उपयोग किया जा सकता है। हाउ डज द रशियन कैंसर वैक्सीन वर्क? मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। इस वैक्सीन में कैंसर कोशिकाओं से बने एंटीजन प्रोटीन होते हैं। जब यह वैक्सीन शरीर में डाली जाती है तो यह इम्यून सिस्टम को इस तरीके से प्रशिक्षित करती है कि वह कैंसर कोशिकाओं को पहचान सके और उन पर हमला कर सके। इसके बाद इम्यून सिस्टम यदि याददाश्त विकसित करता है ताकि वह भविष्य में आने वाली कैंसर कोशिकाओं को पहचान सके और उन्हें मार सके। टाइप्स ऑफ वैक्सीन। यह एक थेरेप्यूटिक वैक्सीन है, यानी इसे कैंसर निदान के बाद इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर होने से बचाना नहीं, बल्कि यह उन मरीजों के लिए है जो पहले से कैंसर पीड़ित है। टारगेटेड कैंसर। ऐसी वैक्सीन का परीक्षण कई प्रकार के कैंसर के लिए किया जा रहा है, जिनमें शामिल है स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, आंत का कैंसर, त्वचा का कैंसर। वाई इज रशिया ऑफरिंग दिस वैक्सीन? रशिया रोल इन कैंसर रिसर्च। रूस जैव प्रौद्योगिकी और कैंसर अनुसंधान में काफ़ी निवेश कर रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रभावी और उन्नत उपचार विकसित करना है। रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ग्लोबल डिमांड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर विश्व भर में मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन गया है। कई देशों में सस्ती और बेहतर कैंसर उपचार की सख्त आवश्यकता है। अगर यह वैक्सीन सफल साबित होती है तो यह लाखों मरीजों को एक नई उपचार विधि बना सकता है। बेनिफिट्स ऑफ द कैंसर वैक्सीन। पोटेंशियल एडवांटेज। यह वैक्सीन गैर आक्रामक उपचार है, यानी कीमोथेरेपी जैसे कठोर और दर्दनाक प्रक्रियाओं के बजाय यह शरीर पर हल्के प्रभाव डाल सकती है। दीर्घकालीन इम्यूनिटी। यह इम्यूनिटी सिस्टम को इस तरीके से तैयार करता है कि वह कैंसर से लंबे समय तक लड़ सके। कैंसर के पुनः होने की संभावना को कम से कम करने में मदद कर सकती है। पारंपरिक उपचारों के मुकाबले यह वैक्सीन कम दुष्प्रभाव दिखाती है। हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अदर कैंसर ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी, मारने के लिए दवाइयाँ, थकान। कैंसर कोशिकाओं को बालों का झड़ना, जी मचलना। रेडिएशन थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना, नुकसान और थकान। उच्च ऊर्जा किरणों से स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान। कैंसर वैक्सीन इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करना। हल्के दुष्प्रभाव, दीर्घकालीन सुरक्षा। चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। नॉट अ गारंटी क्योर। यह वैक्सीन अभी भी परीक्षण के दौर में है और यह सभी मरीजों पर असर नहीं दिखा सकती। इनका प्रभाव कैंसर के प्रकार और मरीजों की इम्यून प्रणाली पर निर्भर हो सकता है। क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अप्रूवल्स। जैसे वैक्सीन को अभी तक पूरी तरीके से वैश्विक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे कि WHO या FDA से। इसका दीर्घकालीन प्रभाव और प्रभावशीलता को लेकर अधिक शोध की आवश्यकता है।
एसेबिलिटीज एंड कॉस्ट। अगर यह वैक्सीन अनियमित होती है तो यह महंगी हो सकती है, हर मरीज के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती। कुछ देशों को राजनीतिक कारणों से रूस द्वारा विकसित दवाओं पर संकोच हो सकता है। फ्यूचर आउटलुक, विल दिस वैक्सीन बी अवेलेबल ग्लोबली? रूस इस वैक्सीन को उन देशों को पेश कर सकता है जो कमज़ोर स्वास्थ्य सेवा वाले हैं और जहां नए उपचार की आवश्यकता है। अगर परीक्षण सफल होते हैं तो अन्य देशों के द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है और इसका उपयोग किया जा सकता है। कुल दिस रिवॉल्यूशनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट? अगर यह वैक्सीन प्रभावी साबित होती है तो यह कैंसर के इलाज में एक नई क्रांति हो सकती है। हालांकि इसे व्यापक रूप से उपलब्ध कराने से पहले अधिक शोध और परीक्षण की आवश्यकता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग यह प्रक्रिया है जिसमें फसल कटाई के बाद बची हुई फसल को आग लगाकर नष्ट किया जाता है। यह उत्तर भारत में खासतौर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आम है। किसान फसल में अवशेषों को जलाते हैं ताकि अगले फसल सत्र के लिए खेतों को जल्दी साफ किया जा सके। किसान स्टबल बर्निंग क्यों कहते हैं? यह एक जल्द और सस्ता तरीका है खेतों को साफ करने का। मशीनों जैसे हेर्बिसाइड, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जैसी वैकल्पिक विधियों का अभाव है। धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच का समय का अंतर कम होता है। पर्यावरणीय रूप से अनुकूल विकल्पों के लिए सरकार की ओर से सीमित समर्थन मिलता है। PM 2.5 क्या है और यह क्यों खतरनाक है? PM 2.5 की परिभाषा। PM 2.5 वह छोटे कण होते हैं जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर होता है या उससे मोटा होता है। यह कण फेफड़ों में गहरे प्रवेश कर सकते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। PM 2.5 स्वास्थ्य प्रभाव, सांस संबंधी समस्याएं, हृदय रोग, आँखों, गले और नाक में जलन, मौजूदा फेफड़ों की बीमारी को और आगे बढ़ाना। अध्ययन में मुख्य निष्कर्ष। दिल्ली NCR में स्टबल बर्निंग का PM 2.5 में योगदान। स्टबल बर्निंग दिल्ली NCR में PM 2.5 स्तर के केवल 14% योगदान देती है। यह पिछले अनुमानों से कम है जो 25 to 40% योगदान बताते थे। प्रदूषक के अन्य मुख्य स्रोत हैं वाहन उत्सर्जन, गाड़ियाँ, ट्रक, बसें, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण धूल, घरेलू प्रदूषण। मौसमी प्रभाव। अक्टूबर-नवंबर में स्टबल बर्निंग का प्रभाव अधिक होता है क्योंकि इस समय फसल कटाई और हवा के रुख के कारण प्रदूषण अधिक होता है, लेकिन बाकी समय में अन्य प्रदूषण स्रोत अधिक प्रभावी होते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण में योगदान करने वाले मुख्य स्रोत वाहन उत्सर्जन 30 to 40%, औद्योगिक प्रदूषण 20 to 25%, निर्माण धूल 15 to 20%, स्टबल बर्निंग 14%, घरेलू उत्सर्जन 10 to 15%। दिल्ली NCR प्रदूषण के लिए क्यों प्रणव है? भौगोलिक कारण। दिल्ली एक भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है। इस कारण प्रदूषक तत्व आसानी से फैलते हैं। मौसम की स्थिति। सर्दी में मौसम के तापमान परिवर्तन के कारण प्रदूषण फंसा रहता है। घनी आबादी, अधिक गाड़ियाँ, उद्योग और निर्माण कार्य होते हैं। स्टबल बर्निंग प्रदूषण को कम करने के कदम। सरकारी उपाय।
हैप्पी सीडर और सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जैसे पर्यावरणीय रूप से अनुकूल मशीनों के लिए सब्सिडी, स्टबल को प्राकृतिक रूप से नष्ट करने के लिए बायो डिकम्पोजर का प्रचार, असफल अवशेष जलाने पर कड़ी सजा, किसान को वैकल्पिक स्टबल प्रबंधन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना, तकनीकी विकल्प हैप्पी सीडर, एक मशीन जो धान को अवशेष को हटाए बिना गेहूं की बुआई कर सकती है। बायोडिकम्पोजिबल, एक रासायनिक स्प्रे जो स्टबल को खाद में बदलता है। संपीड़ित बायोगैस प्लांट जो स्टबल को जैव ईंधन में बदलता है। सार्वजनिक जागरूकता और किसान शिक्षा, किसानों को पर्यावरणीय रूप से अनुकूल विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। स्टबल बर्निंग के स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। उद्योगों में साथ मिलकर जैव ऊर्जा के लिए फसल के अवशेषों का उपाय करना। कंक्लूजन, स्टबल बर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है। यह केवल 14% योगदान देता है। प्रदूषण के मुख्य स्रोत है वाहन, औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण धूल। सभी प्रदूषण स्रोतों को कम से कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। केवल स्टबल बर्निंग को ही नहीं, सरकारी नीतियाँ, प्रौद्योगिकी और जागरूकता स्टबल बर्निंग प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट इन यूएस। तो कुछ इंडियन बिना डॉक्यूमेंट के यूएस चले गए थे। डिपोर्टेशन का मतलब होता है, तो हम देखते हैं डिपोर्टेशन, व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को एक देश से बाहर भेजना, आमतौर पर क्योंकि उसे आवासन कानूनों का उल्लंघन किया हो या फिर उसने अपराध किया हो। जब किसी को डिपोर्ट किया जाता है तो उसे जिस देश में वह रहा होता है उस देश के उसके अपने देश भेज दिया जाता है। डिपोर्टेशन फ्रॉम यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सख्त आवासन परिवर्तन प्रणाली है जिसके तहत उन व्यक्तियों को डिपोर्ट किया जाता है जो देश में रहने के लिए कानूनी रूप से योग्य नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों को डिपोर्ट किया जाता है किया जा सकता है जिनके पास वीज़ा या मियाद खत्म हो गई है, जिन्होंने अवैध तरीके से प्रवेश लिया या फिर जिन्होंने अपराध किया हो। सेकेंड बैच ऑफ द डिवॉर्टीज अराइविंग फ्रॉम यूएस, व्हाट हैपनिंग इन दिस केस। 116 डिपोर्टी दूसरे बैच में संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस आए। उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया क्योंकि या तो उन्हें अवैध तरीके से देश में रहने के लिए पकड़ा गया था या फिर ये अवैध थे। वाई वॉज देयर अ सेकेंड बैच। डिपोर्टेशन प्रक्रिया अक्सर चरणों में प्रकारित किया जाता है। यह दूसरा बैच यह दिखाता है कि एक समूह को निर्धारित समय पर भेजा गया जो एक योजना का हिस्सा है। डिटेल्स अबाउट द डिपोर्टीज, हु आर द डिपोर्टेड। डिपोर्टी वे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आवासन कानूनों का उल्लंघन किया हो या फिर वे जो अपराधों में दोषी पाए गए हों। इनमें से कुछ डिपोर्टी कई सालों या दशकों तक अमेरिका में रहे हो सकते हैं। बैकग्राउंड ऑफ डिपोर्टीज, राष्ट्रीयता। डिपोर्टी विभिन्न देशों से हो सकते हैं, खासकर मेक्सिको, केंद्रीय अमेरिका और दक्षिण एशिया से। कानूनी स्थिति, इनमें से कई लोग वीज़ा का ओवरस्टेज कर चुके हैं, अवैध तरीके से प्रवेश कर चुके हैं या फिर अपराध किए हैं। इम्पैक्ट ऑफ द डिपोर्टेशन ऑन इंडिविजुअल्स, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट। डिपोर्टी अक्सर मानसिक तनाव का सामना करते हैं। उन्हें कई सालों के बाद अपने देश लौटना पड़ता है जहां वे पहले की तरह
कुछ भी पहचान नहीं सकते। सामाजिक अलगाव होता है क्योंकि उन्हें इनमें से कोई लोग अमेरिका में अपने परिवार, जीवन और नौकरी बना चुके होते हैं। अपने घर देश में पुनः सम्मिलित में कई तरह की समस्या आ सकती है, खासकर अगर उनके पास स्थानीय समर्थन प्रणाली न हो। इकोनॉमिक चैलेंजेस, कई डिपोर्टी अपने घर देश आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनके पास स्थानीय बाजार हिसाब से जरूरी कौशल नहीं होते। डिपोर्टी को जब अपने देश में फिर से निवास या नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास करना होता है तो उन्हें कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट रोल इन डिपोर्टेशन, यूएस इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सरकार एक बड़ी कड़ी आवर्जन प्रवर्तन नीति का पालन करती है जिससे तहत डिपोर्टेशन अक्सर धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से होता है। आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन, ऐसी आमतौर पर डिपोर्टी गिरफ्तार करने और प्रक्रिया में लाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह डिपोर्टेशन ऑपरेशन मुख्य रूप से उन व्यक्तियों पर केंद्रित होते हैं जिनके पास कानूनी स्थिति नहीं है या जो अपराधों में शामिल होते हैं। होम कंट्री रोल, डिपोर्टी के घर देश को डिपोर्ट किए गए व्यक्तियों को स्वीकार करके उनके पुनः सम्मिलन में मदद करने की जिम्मेदारी होती है। कई देशों के डिपोर्टी पुनः सम्मिलन के लिए कार्यक्रम चलाते हैं जो नौकरी, आवास और कानूनी सहायता जैसी सुविधा को प्रदान करते हैं। कुछ देशों को बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन के लिए तैयार होने में समस्या हो सकती है जिनसे लॉजिस्टिक और आर्थिक चुनौतियाँ पैदा हो सकती है। कंक्लूजन एंड फ्यूचर आउटलुक, इम्पैक्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन, देशों के बीच डिपोर्टेशन खासकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य देशों के बीच कभी कभी कूटनीतिक संबंधों को तनावपूर्ण बना सकते हैं। घर देश कड़ी डिपोर्टेशन नीतियों का आलोचना कर सकते हैं जबकि अमेरिकी सरकार अपनी प्रवर्तन नीतियों को बचाव कर सकती है। मेजर्स फॉर द बेटर रीइंटीग्रेशन, यह जरूरी है कि हम देशों को डिपोर्टी पुनः सम्मिलन के लिए नीतियाँ विकसित करनी चाहिए ताकि वे आसानी से समाहित हो सके। सरकारों को कौशल प्रशिक्षण, कानूनी सहायता और नौकरी के अवसर प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि डिपोर्टी का जीवन बेहतर हो सके। ऑनगोइंग डिपोर्टेशन, भविष्य में और अधिक डिपोर्टी बैचेस आने की संभावना है। खास डिपोर्टेशन प्रक्रिया को सुधारने और डिपोर्टी के मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चर्चाएं होती रहेंगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है इंडिया यूएस डील। व्हाट इज अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, डिफिनेशन ऑफ अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस। अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस का एक मतलब है कि समुद्र के नीचे होने वाली गतिविधि को समझना, ट्रैक करना और उनकी निगरानी करने की क्षमता। इसमें सबमरीन की गतिविधियाँ, समुद्री यातायात और अन्य जलग्राम खतरों का पता लगाना शामिल है, खासकर जबकि किसी देश के जल क्षेत्र में होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ यूडीए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां समुद्री यातायात और अन्य सैन्य गतिविधियां बहुत होती हैं। यह समुद्री संसाधनों की रक्षा में अहम भूमिका निभाता है, जैसे मछली पकड़ने के इलाके, तेल के भंडार और समुद्र के नीचे महत्वपूर्ण केबल्स। इसके अलावा महासागर के तेल और पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण निगरानी भी यूडीए का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इंडिया यूएस कोलैबोरेशन इन अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, व्हाट इज द रिसेंट डेवलपमेंट। भारत और अमेरिका अपनी अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस में सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जलग्राम गतिविधियों पर निगरानी और जानकारी का आदान प्रदान करना है। वाई इज दिस कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों देशों को जलग्राम खतरों से सबमरीन गतिविधियों पर चिंता है, खासकर जब चीन की नौसेना की क्षमताएं बढ़ रही है।
रणनीतिक महत्व: इंडो पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक व्यापार जैसे सुरक्षा के लिए अहम स्थान है, जिससे प्रमुख शिपिंग मार्ग और समुद्र के नीचे केबल स्थित है। प्रौद्योगिकी साझेदारी: दोनों देश मिलकर अंडर वाटर मॉनिटरिंग और डिफेंस सिस्टम में अपनी तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने में लक्ष्य रखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द इंडिया यूएस डील इन यूडीए: इन्हांस सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग: देशों को अत्याधुनिक निगरानी तकनीक जैसे सोनार सिस्टम, अंडर वाटर सेंसर्स एंड सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग का अवसर मिलेगा। इससे वे सबमरीन की गतिविधियां और अवैध गतिविधियों का ज़्यादा प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकेंगे और सुरक्षा में सुधार कर सकेंगे। स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी: डेटा साझा करने के लिए दो देशों को मिलकर जलग्रहण खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद मिलेगी, जैसे सबमरीन ऑपरेशन और अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियाँ। इस साझेदारी से दोनों देशों समुद्री सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का समय रहते जवाब देने में सक्षम होंगे। बूस्टिंग रीजनल कोऑपरेशन: यह सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य देशों में साथ सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। भारत और अमेरिका इस तरह समुद्री सुरक्षा में मिलकर काम करेंगे, अपने समर्थक के एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति दिखा रहे हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन यूडीए: की टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्वमेंट: सोनर और ऑस्केटिक सेंसर, इनका उपयोग जलग्रहण वस्तुओं को जैसे सबमरीन और जहाज़ों को पता लगाने के लिए ट्रैक करने में होता है। अंडर वाटर ड्रोन्स में स्वचालित वाहन होते हैं जैसे जिन्हें जलग्रहण गतिविधियों की निगरानी और डेटा एकत्र करने के लिए तैनात किया जा सकता है। सैटेलाइट सिस्टम: सैटेलाइट इमेजरी और संचार प्रणालियों वास्तविक समस्या की निगरानी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: इसका उपयोग जलग्रहण डेटा के बड़े पैमाने पर विश्लेषण करने के लिए असामान्य पैटर्न का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेटेजिक गोल फ्रॉम यूएस इंडिया पार्टनरशिप: काउंटरिंग ग्रोइंग नेवल प्रेजेंस इन द रीजन: चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव को देखते हुए अमेरिका और भारत दोनों ने अपनी अंडरवाटर डोमेन रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। फिर सिक्योरिंग मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, फ्यूचर आउटलुक एट challenges, potential expansion of cooperation, challenges of cooperation। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पंचायती राज सिस्टम, जिसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो इसके की फैक्टर्स, फिर इसके बाद में इसके कर्नाटका के अचीवमेंट जो कि टॉप 1 पे आया हुआ है, फिर कर्नाटका क्यों टॉप 1 पे आया हुआ है इसके इंडेक्स दिखाया गया है, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम जिसमें रोल दिखाया गया पंचायती राज सिस्टम का लोकल एरियाज़ के लिए, लोकल लोगों के लिए, फिर डिवोल्यूशन ऑफ एम्पावरमेंट, इम्पैक्ट ऑफ द कर्नाटका लीडरशिप इन द डिवोल्यूशन, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉजिटिव मॉडल्स फॉर अदर स्टेट, challenges in devolution process, political interface, फिर उसके बाद में कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइफाइड, जिसमें टाइफाइड की डेफिनेशन दी गई है, सिम्टम्स बताए गए हैं, फिर उसके बाद में टाइफाइड का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो बताया गया है। टाइफाइड इंडिया और वर्ल्ड वाइड में कैसे उसका डेटा है वो दिखाया गया है। फिर IMCR का रोल क्या है टाइफाइड वैक्सीन के डेवलपमेंट में, फिर IMCR क्या है वो बताया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द IMCR इनिशिएटिव, IMCR उसके रिसर्च की प्रोसेस और प्रोग्रेस दिखाई गई है। इम्पोर्टेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टाइफाइड वैक्सीन, एड्रेसिंग टाइफाइड बर्डन, ensuring availability and affordability, preventing future outbreak, IMCR call for partners, benefit of the partnership, support and resource for partners, global impact of the टाइफाइड वैक्सीन और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ये तो आज के हमारे सभी टॉपिक ख़त्म हो गए।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।